ग्रो विथ नीतीश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कानून की जानकारी के लिए सबसे पहले आप मेरे द्वारा बनाए गए और भी कोर्सेज यूडीमी से खरीद सकते हैं, जिसका नाम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और जिसका नाम और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मेरे द्वारा बनाए गए 3 कोर्सेज यूडीमी से खरीद सकते हैं। पहला है लर्न ड्राफ्टिंग कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है लीगल रिसर्च यूजिंग गूगल फॉर लॉयर लॉ स्टूडेंट, तीसरा है एडोब एक्रोबैट प्रो डीसी फॉर लॉयर लॉ स्टूडेंट बाय नीतीश कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि सेल डीड कैसे ड्राफ्ट होती है। तो आप देख रहे हैं स्टाम्प पेपर है। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ स्टाम्प पेपर होता कैसे है। आप देख रहे हैं स्टाम्प पेपर कंप्लीट। तो ये पहला पेज होता है सेल डीड का। आप देख रहे हैं ई स्टैम्प लिखा है, इसलिए हम इसको स्टैम्प पेपर बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत स्टैम्प पेपर के बारे में बताता हूँ। ये स्टैम्प पेपर आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मिलता है। आप किसी भी कचहरी में जाके इस स्टैम्प पेपर को खरीद सकते हैं, आप अमाउंट पे करके, जो स्टैम्प ड्यूटी की अमाउंट होगी उसको पे करके। जो स्टैम्प ड्यूटी का सेलर होता है उसको गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस मिलता है, क्योंकि ये स्टैम्प ड्यूटी का ही अमाउंट रेवेन्यू में गवर्नमेंट के जाता है। तो वो आपसे थोड़ा बहुत डिटेल्स लेंगे और पैसे लेंगे स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट, और वो आपको स्टैम्प ड्यूटी दे देंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। ये सर्टिफिकेट नंबर है, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है। ये सर्टिफिकेट इशू डेट है, यहाँ लिखा हुआ है किस दिन को ये इशू हुआ, और टाइम भी लिखा हुआ है। अकाउंट रेफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है। यूनिक कोड रेफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है। परचेज बाई, इस स्टैम्प ड्यूटी को किसने खरीदा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पवन शर्मा। डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट आर्टिकल 23 सेल, आप देख रहे हैं सेल के लिए हमने ये स्टैम्प पेपर लिया हुआ है। अब जो हम बेच रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन देखिए, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, ये प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है जिसे हम बेच रहे हैं। कंसिडरेशन प्राइस, कंसिडरेशन प्राइस कहने का मतलब कि कितने अमाउंट में हम प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ 9,55,000 ओनली। फर्स्ट पार्टी, फर्स्ट पार्टी मतलब इस प्रॉपर्टी के सेलर, तो किरण गुप्ता है। सेकंड पार्टी, सेकंड पार्टी कहने का मतलब इस प्रॉपर्टी का बायर, तो पवन शर्मा है। इस प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी किसने पे किया है, तो आप देख रहे हैं पवन शर्मा ने। स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट आप देख रहे हैं 57,300 ओनली। तो ये कंप्लीट स्टैम्प पेपर है। आप देख रहे हैं यहाँ इन दोनों की साइन है, किरण गुप्ता की और पवन शर्मा की। किरण गुप्ता सेलर है, पवन शर्मा परचेजर है। एक बात मैं आगे चलने से पहले आपको बता दूं कि जो भी हम एग्रीमेंट बनाते हैं उसके सारे पेज पे पार्टियों के साइन होना जरूरी होते हैं, ताकि हम किसी भी पेज को रिप्लेस ना कर सकें। आप देख रहे हैं कि स्टाम्प पेपर पे कोई पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट पेज होता है सारे एग्रीमेंट के। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पेज 2 लिखा हुआ है। ये किसी वकील ने या किसी डीड राइटर ने बनाया, इसीलिए लिखा है यहाँ पे पेज नंबर 2। आप देख रहे हैं यहाँ सेल डीड लिखा हुआ है। सेल डीड कहने का मतलब कि ये सेल की डॉक्यूमेंट है। अगर हम पार्टनरशिप बनाते तो यहाँ लिखते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर हम लीज डीड बनाते तो यहाँ लिखते हैं लीज डीड। तो चलिए आगे चलते हैं। सेल डीड कहने का मतलब कि हम कोई सामान बेच रहे हैं। तो रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब ये डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी की जिसको हम बेच रहे हैं। ये वेंडर है, वेंडर करने का मतलब सेलर, और ये वेंडी है, वेंडी कहने का मतलब बायर। तो इन दोनों की फोटो लगी हुई है ताकि कोई प्रकार का फ्रॉड ना हो सके। अब चलिए ये देखते हैं, ये सेल का अमाउंट कितना है, 9,55,000, जिसपे स्टैम्प ड्यूटी है 28,650। स्टैम्प ड्यूटी पेड अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट एट द रेट 3% ऑफ अमाउंट 9,55,000। तो ये अमाउंट है 28,650। और ये कॉर्पोरेशन टैक्स पेड अंडर आर्टिकल 147 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट एट द रेट 3% ऑन द अमाउंट ऑफ 9,55,000। तो ये है 28,500। तो इन दोनों को मिला के टोटल 57,300 हो रहा है। ये टैक्स कॉर्पोरेशन को जाएगा और ये टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ भी दोनों पार्टियों के साइन है, ताकि किसी भी डॉक्यूमेंट को कोई बदल ना सके। चलिए आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं ये पेज 3 है, और इस पेज को समझने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो कि आपको इस पेज को समझने में मदद करेगी। तो पहले के समय में जब हम किसी चीज़ को बेचते थे तो उस पर टैक्स जिस अमाउंट पर हम बेचते थे उस अमाउंट पे देना होता था। मतलब कि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10,000 में भी बेच सकते हैं। तो इससे क्या होता था, सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था।
तब सरकार ने सर्कल रेट का कॉन्सेप्ट लाया और अपने अपने स्टेट में प्रॉपर्टीज को ना डिवाइड कर दिया सर्कल रेट में। लाइक सर्कल रेट 1, सर्कल रेट 2, सर्कल रेट 3। उसको हम कई बार प्रॉपर्टी कैटेगरी भी बोलते हैं। तो सर्कल रेट का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है उस पे सरकार को टैक्स भी 1 करोड़ के हिसाब से ही मिले, ना कि 10,000 के हिसाब से मिले। तो उसके लिए सरकार ने कुछ फॉर्मूला निकाला कि कैसे हम सर्कल रेट निकालेंगे कि किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। वही सारी चीजें इस पेज में दी हुई हैं। मतलब कि अब आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहे तो 10,000 में नहीं बेच सकते हैं। आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ेगा 1 करोड़ के हिसाब से। तो सरकार तय करती है कि कौन प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए अब इस पेज को समझते हैं। वैल्यूएशन ऑफ सेल ऑफ ग्राउंड फ्लोर इन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एज अंडर। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कैटेगरी है, ये प्रॉपर्टी कैटेगरी एफ है। सर्कल रेट आप देख रहे हैं, इस पे सर्कल रेट है 56,640 स्क्वायर मीटर का। कंस्ट्रक्शन रेट है 9,480 स्क्वायर मीटर। कंस्ट्रक्शन ईयर है 2000 ऑनवर्ड। एज फैक्टर है 1। यूज फैक्टर कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी कमर्शियल नेचर की है या रेसिडेंशियल नेचर की है, तो ये कमर्शियल नेचर की है। लैंड एरिया, इस प्रॉपर्टी की कितनी एरिया है 18 स्क्वायर मीटर, दैट इज 21.72 स्क्वायर यार्ड्स। कवर्ड प्लिंथ एरिया 18 स्क्वायर मीटर। नंबर ऑफ फ्लोर कितने हैं 4। सोल्ड फ्लोर, किस फ्लोर को बेच रहे हैं हम, ग्राउंड फ्लोर को। ए ए यानी कॉस्ट ऑफ लैंड। तो कॉस्ट ऑफ लैंड हम कैसे निकालते हैं, मिनिमम लैंड रेट इंटू लैंड एरिया इंटू यूज फैक्टर। तो लैंड रेट हो गया ये, लैंड एरिया हो गया ये, एंड यूज फैक्टर हो गया ये 3। तो टोटल ये कितना हुआ इतना। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे निकलते हैं, कंस्ट्रक्शन रेट कवर्ड प्लिंथ एरिया इंटू एज फैक्टर। तो अब देख रहे हैं ये है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या रेट, ये है कवर्ड प्लिंथ एरिया और ये है एज फैक्टर। तो आप देख रहे हैं ये इतना आ रहा है। तो जब ए प्लस बी को जोड़ेंगे, कहने का मतलब कि कॉस्ट ऑफ लैंड और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी होगी। मतलब कि ये है सर्कल रेट, इससे कम में हम प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हैं। हमको इतना पे ही प्रॉपर्टी को टैक्स देना है मिनिमम, इसी अमाउंट पे। इससे ज़्यादा में हम प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं और टैक्स भी फिर उसी के हिसाब से देंगे। स्टैम्प ड्यूटी पेड ऑन इतना, कहने का मतलब हम प्रॉपर्टी इतना में बेच रहे हैं। और ये सर्कल रेट मतलब इतने से कम अमाउंट में हम प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। तो पहले क्या होता था कि पहले लोग 9,43,000 की प्रॉपर्टी को मान लीजिए 10,000 में बेच देते हैं, तो सरकार को कितना लॉस उठाना पड़ता 10,000 पे जब टैक्स होता। तो अब प्रॉपर्टी को इस अमाउंट से नीचे आप बेच ही नहीं सकते हैं, इसीलिए सर्कल रेट को लाया गया। और ये सारे फैक्टर हैं जो कि मदद करते हैं सर्कल रेट निकालने में। तो आप देख रहे हैं सर्कल रेट है 9,43,594 और ये प्रॉपर्टी इसी रेट में बेचा गया है, मतलब सर्कल रेट से 12,000 ज़्यादा में प्रॉपर्टी ये बिकी है। तो चलिए आप, ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। एज पर द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब रेट एज मेंशनड अबव, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट टू इतना। जो सरकार के नियम है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है, बट द सेल जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो इतने का एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि सरकार के रेट से ज़्यादा है। और स्टैम्प ड्यूटी भी हम इसी रेट पे कर रहे हैं, इससे कम पे हम स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सर्कल रेट का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि सरकार को लॉस ना हो सके। क्योंकि जब प्रॉपर्टी बिकती है तो गवर्नमेंट एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करती है। इस केस में आप देख रहे हैं कि 57 या 58,000 हम पे कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी। यहाँ दोनों पार्टियों के साइन है ताकि फ्रॉड से बचा जा सके। अब चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं ये पेज 4 है। आप देख रहे हैं ये सेल डीड है। सेल डीड कहने का मतलब ये डॉक्यूमेंट का नेचर है कि किस प्रकार की डॉक्यूमेंट है। सेल हो रहा है इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, या पार्टनरशिप हो रहा है, या लीज हो रहा है, तो यहाँ सेल हो रहा है। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रियम्बल। इस लाइन में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक इस लाइन में हम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन लिखा होता है, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन लिखा होता है। तो आप देख रहे हैं कि डेट ऑफ एग्जीक्यूशन 2 डे ऑफ अगस्त 20
17। कहने का मतलब कि ये 2 अगस्त 2017 में ये प्रॉपर्टी बिकी है। प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, ये प्रॉपर्टी कहाँ बिकी है? तो आप देख रहे हैं दिल्ली में बिकी है। तो चलिए देखते हैं ये प्रॉपर्टी किसके किसके बीच बिकी। तो श्रीमती किरण गुप्ता, वाइफ ऑफ श्री अरविंद गुप्ता, रेसिडेंट ऑफ, ये उनका एड्रेस है, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92, हेयर इन आफ्टर कॉल्ड वेंडर। इसके बाद इनको कहेंगे इस एग्रीमेंट में वेंडर। एंड श्री पवन शर्मा, सन ऑफ राजेश शर्मा, रेसिडेंट ऑफ, ये उनका एड्रेस है, नगर गली नंबर 1, शाहदरा, दिल्ली, हेयर इन आफ्टर कॉल्ड वेंडी। ये वेंडी है, मतलब कि ये बायर है। तो श्रीमती किरण गुप्ता ने प्रॉपर्टी बेची श्री पवन शर्मा को। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। द एक्सप्रेशन द वेंडर एंड द वेंडी शेल मीन एंड इंक्लूड देयर रिस्पेक्टिव हेयर्स, सक्सेसर, एग्जीक्यूटर, नॉमिनी, एडमिनिस्ट्रेटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड असाइन। इसके कहने का मतलब कि जो वेंडर और वेंडी है, इनके अलावा उनके जो हेयर होंगे, हेयर कहने का मतलब कि उनके जो बेटे बेटी, सक्सेसर, अगर वो मर जाते हैं तो उनके जो सक्सेसर होंगे, जो इस प्रॉपर्टी को सक्सेशन में लेंगे, वो एग्जीक्यूटर, अगर वो एग्रीमेंट बना के या ट्रस्ट बना के किसी प्रॉपर्टी को मैनेज कर को देते हैं, उसे एग्जीक्यूटर बोलते हैं, तो वो लोग भी इस प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। तो चलिए इस लाइन को देखते हैं। इस लाइन में प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि प्रॉपर्टी कहाँ है और क्या क्या हम बेच रहे हैं इस प्रॉपर्टी के साथ। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वेयर द वेंडर इज द सोल एंड एब्सोल्यूट ओनर इन पोजेशन ऑफ वन बिल्ट शॉप एट ग्राउंड फ्लोर, एरिया मेजरमेंट 8 फीट 6 इंच इंटू 23 फीट, दैट इज 18.6 स्क्वायर मीटर। तो जो वेंडर है यानी सेलर, वो सोल और एब्सोल्यूट ओनर है इस प्रॉपर्टी का, वही इस प्रॉपर्टी का मालिक है और प्रॉपर्टी उसी के पोजीशन में है, मतलब कि प्रॉपर्टी उसी के पास है। विदाउट प्रूफ राइट, विदाउट प्रूफ राइट कहने का मतलब कि प्रॉपर्टी जो बिक रही है वो बिना छत के बिक रही है। मतलब इस प्रॉपर्टी को आप खरीदेंगे तो आप छत पे जाने का मालिक नहीं हो जाएंगे, आपकी बस ये प्रॉपर्टी होगी, यानी आपकी ये बस ये दुकान ही होगी। अप टू सेलिंग लेवल ओनली, जो दुकान है उसमें जो पंखा लटका होता है उसको सेलिंग बोलते हैं, तो वहीं तक आपका हक है। फिटेड विथ इलेक्ट्रिक कनेक्शन विथ सेपरेट मीटर रनिंग इन कंडीशन, ये जो प्रॉपर्टी है इस पे इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, मतलब दुकान में इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है सेपरेट। एक आयरन शटर है और ये प्रॉपर्टी है इतना नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 49 का ये हिस्सा है, आउट ऑफ खसरा नंबर इतना में ये सिचुएटेड है, लक्ष्मी नगर, खुरेजी खास आबादी ऑफ वेस्ट गुरु आनंद नगर, लक्ष्मी नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली 92। तो ये प्रॉपर्टी का बेसिकली लोकेशन है। along with the proportionate, undivided, indivisible and impartable ownership right in the land underneath with its freehold right, title and interest of the said property। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है जो हम बेच रहे हैं कि प्रॉपर्टी में क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या आपको हक मिलने वाला है। अब आइए इसको प्रॉपर्टी की बाउंड्री बोलते हैं कि प्रॉपर्टी के अगल बगल क्या है। तो ईस्ट में देखते हैं किसी और की प्रॉपर्टी है, वेस्ट में भी किसी और की प्रॉपर्टी है, नॉर्थ में गुरुद्वारा रोड है, मतलब कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी रोड पे ही स्थित है, साउथ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इस प्रॉपर्टी के। इसको हिंदी में चौहद्दी बोलते हैं हम। आप देख रहे हैं यहाँ भी दोनों पार्टियों के साइन है, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इस चीज़ को शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी। शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि प्रॉपर्टी के अगल बगल क्या है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो चलिए मैं पहला लाइन पढ़ता हूँ। हैविंग परचेज्ड above mentioned property via vendor from श्रीमती लक्ष्मी देवी wife of श्री सत्य देव सक्सेना via CLD duly registered as a document number 5630, additional book number 1, volume number 904, page 35 to 43, date 1st November 2016, with the office of sub registrar 8A, दिल्ली। तो ये लाइन कह रहा है कि जो किरण गुप्ता है उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है लक्ष्मी देवी से, जो कि वाइफ है श्री सत्यदेव सक्सेना की। और ये प्रॉपर्टी जो है, इसका डॉक्यूमेंट नंबर है 5630, और ये एडिशनल बुक नंबर 1 के वॉल्यूम नंबर 904 में रजिस्टर्ड है, जिसका पेज नंबर 35 टू 43 है, 1 नवंबर 2016 को, विद द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार 8A के ऑफिस में ये रजिस्टर है। तो ये इसलिए हम लिखते हैं कि जब भी हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो अक्सर प्रॉपर्टी बेचते खरीदते समय फ्रॉड होता है काफी ज्यादा। तो इसमें हम ये दिखा रहे हैं इस लाइन में कि किरण गुप्ता के पास वो प्रॉपर्टी कहाँ से आया।
तो कहाँ से आया प्रॉपर्टी? श्री लक्ष्मी देवी के पास से। अब श्री लक्ष्मी देवी ने भी किसी से लिया होगा, तो फिर वो कागज जाके हम रजिस्ट्री में चेक करेंगे। जब आप रजिस्ट्री में जाएंगे तो आप इस डॉक्यूमेंट को निकलवा के चेक कर सकते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी किरण गुप्ता की है खरीदने से पहले। तो चलिए हम अगले लाइन पे चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ एंड वेयर एस लिखा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो एंड वेयर को बेसिकली हम रिसाइटल क्लॉज बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में। ये बेसिकली बैकग्राउंड स्टोरी बताता है कि ये सेल डीड क्यों जरूरी है, इसके पीछे की वजह ये बेसिकली बताता है रिसाइटल। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। And whereas on the basis and strength of the fact and document aforesaid, the vendor has presented that she is the sole and absolute and exclusive and rightful owner and in possession of the property along with the freehold land underneath and all fitting and fixture, and vendor has got full power, absolute authority and unrestricted right, and is fully competent to sell or dispose of the above mentioned property either in part or in whole to anyone in any manner as she may like, and the same is free from all sort of encumbrance, and there is no legal defect in the title of the vendor. And whereas the previous executant or owner has not revoked the previous GPA till today, and they will alive till today. तो ये लाइन बेसिकली बता रहा है कि वेंडर एब्सोल्यूट ओनर है प्रॉपर्टी का, और वो पार्ट में चाहे फुल में इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो चलिए अगली लाइन पढ़ता हूँ मैं। एंड वेयर द above said colony was regularized by MCD/DDA via resolution 54 dated 1st February 1983, the property was neither notified nor acquired by the government or any public purpose। ये लाइन इसलिए लिखी होती है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर होती है तो उसको आप नहीं खरीद सकते हैं। तो ये लाइन ये क्लियर कंफर्म कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं हुई है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी पब्लिक पर्पस के लिए। अगली लाइन देखते हैं। And whereas the aforesaid property under sale is neither acquired nor any acquisition proceeding has been initiated under Land Acquisition Act, therefore there is no bar or any legal complication for the transfer of the said property by the vendor unto the vendee by way of this present sale deed। इसका कहने का मतलब कि ये प्रॉपर्टी जो है इसके खिलाफ कोई लैंड एक्विजिशन के एक्ट के थ्रू कोई प्रोसीडिंग भी नहीं चल रही है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी बिकाऊ है, इसको आप खरीद सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी परेशानी के। इस लाइन में लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टी किरण गुप्ता के पास आया है वो लक्ष्मी देवी से आया है, और ये बात इस सेल डीड में लिखी हुई है। इसीलिए अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसमें एडवोकेट और राइटर जिसने ये सेल डीड लिखी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। चलिए लाइन देखते हैं। And whereas it is declared that no stay on sale or purchase of the said property is granted for any competent court or law or any other competent authority up to this day, and if any dispute in this regard arises in the future, the registering authority and the document writer shall not be held responsible and party shall bear all the responsibility। कहने का मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई स्टे नहीं है कोर्ट के द्वारा, इसीलिए जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है चाहे डॉक्यूमेंट के जो भी राइटर हैं या एडवोकेट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो पार्टी उसकी खर्चा बियर करेगी। एंड whereas the vendor for her bona fide need and requirement has agreed to sell the property to the vendor for a total sale consideration of amount 9,55,000, and the vendor has also agreed to purchase the same। तो इस लाइन में ये लिखा है कि सेलर प्रॉपर्टी बेच रहा है बायर को 9,55,000 में, और दोनों सहमत हैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए। सेलर सहमत है और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बायर सहमत है। तो आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं रिसाइटल क्लॉज खत्म हो गया। ये सारी चीजें लिखना मैंडेटरी होता है ताकि बायर को नुकसान ना हो प्रॉपर्टी खरीदते समय। अगर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी पे स्टे है कोर्ट के द्वारा तो प्रॉपर्टी बेचा नहीं जा सकता है,
गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर रही है तो भी नहीं हम खरीद सकते हैं, या कोई उस पे प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट के कारण, तो भी हम नहीं खरीद सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ दिस सेल डीड विटनेस एज अंडर। अब ये देख रहे हैं, अब ये ओरिजिनल सेल डीड यहाँ से ड्राफ्ट है। इसको यहाँ से लेके हम जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 से अप टू 21 है, इन सारों को हम बोलते हैं टेस्टम। तो ये मेजर पोर्शन है सेल डीड का। तो चलिए मैं एक एक करके आपके लिए पढ़ता हूँ। द वेंडर that the vendor has received the entire consideration amount 9,55,000 from the vendee against the sale consideration of the above-mentioned property which was already received before the execution of this sale deed, detailed payment as under। इनका मतलब ये है कि सेलर ने बायर से पैसे ले लिए हैं जो प्रॉपर्टी मेंशन है इस सेल डीड में, उसके लिए बिफोर कि ये डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं। और ये पैसे लिए गए हैं, चेक नंबर ये है, इतना डेट है, और ये किस बैंक का चेक है, तो एक्सिस बैंक का चेक है। ये पूरी डिटेल लिखी हुई है ताकि बताया जा सके रजिस्टरिंग अथॉरिटी को कि ये पैसे कैसे दिए गए हैं, ताकि ये पैसा ब्लैक मनी ना हो। सेकेंड लाइन देखते हैं। दैट इन कंसिडरेशन ऑफ द above mentioned amount the vendor do hereby convey and transfer assign all her right title interest whatsoever in the said property in favor of the vendee forever। तो कहने का मतलब है कि जितना भी सेलर का हक है इस प्रॉपर्टी में, वो अब बायर को ट्रांसफर हो गया। तीसरी लाइन देखते हैं। That the vendor assure the vendee that the property under sale is still free from all sort of encumbrance like sale mortgage, gift, lion, decree, legal flaws, security, surety, attachment, litigation, dispute, etc. And there is no defect in the title of the vendor regarding her ownership of the above mentioned property, and the vendee has a right to sell or dispose the same to anyone in any manner as she may like. If the title of ownership of the above mentioned property is proved otherwise, the vendor shall indemnify the vendee with her cost। कहने का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी पे कोई भी इनकम्बेंस नहीं है, मतलब इस प्रॉपर्टी पे को कहीं भी गिरवी नहीं रखी गई है, लाइक मोर्टगेज हम कई बार प्रॉपर्टी को कर देते हैं लोन लेने के लिए, ना ये प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट दिया गया है, ना इस पे कोई कानूनी तरफ से कोई बाधा है। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए जो सेलर होगा वो लाइबल होगा। चौथा पॉइंट, दैट फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सेल डीड द vendee shall be at liberty to use, enjoy and utilize the above mentioned property as the vendor enjoying previously। जिस दिन से ये सेल डीड बन जाएगी, इसको एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा, इसको रजिस्टर कर लिया जाएगा, उस दिन से ये प्रॉपर्टी बायर वैसे ही यूज कर सकेगा जैसे सेलर यूज करता था। पांचवा पॉइंट, द वेंडर अगेन assure the vendor that there is no dues, charge, tax against the above mentioned property till the date of execution of this sale deed, if in any case any dues, charge, tax will be found pending or due to the date of execution of this sale deed, then the vendor shall pay or clear the same with her own cost। तो इस लाइन में ये लिखा है कि जो सेलर है वो बायर को एश्योर कर रहा है कि इस पे कोई ड्यूज नहीं है गवर्नमेंट का या किसी प्रकार का। अगर वो है सेल डीड से पहले तो उसको सेलर पे करेगा। अगली लाइन देखते हैं। द वेंडर shall have full right to mortgage, transfer, sell, dispose of the above mentioned property to anyone to receive an earnest money, total sale consideration amount or part payment from the intending purchaser। जो बायर है उसका फुल राइट है ये प्रॉपर्टी किसी को मोर्टगेज करने के लिए, किसी को ट्रांसफर करने के लिए, इसमें सेलर किसी भी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाएगा। सेवेंथ पॉइंट देखते हैं। द वेंडर hereby hand over the physical vacant possession of the mentioned property along with its previous document to the vendee at the time of execution and registration of the sale deed। तो जो सेलर है वो बायर को सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देगा जो पिछले हैं, और पोजीशन देगा कि
आप ये प्रॉपर्टी ले लीजिए, अब आपसे ये प्रॉपर्टी आपका हुआ। 8th पॉइंट देखते हैं। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सेल डीड, neither the vendor nor her legal heir have right to create any objection, demand any share in the above mentioned property from the said vendee. If in any case any legal heir will arise any voice, create any objection or demand any share in the said property, then the objection shall be treated as null and void through the court of law. तो इस लाइन में ये लिखा है कि जो सेलर है उसका कोई भी उत्तराधिकारी इस प्रॉपर्टी में अपना क्लेम नहीं करेगा बेचे जाने के बाद से। अगर वो क्लेम करता है तो इसको हम नल एंड वॉइड मानेंगे। चलिए 9वीं लाइन देखते हैं। दैट द वेंडी कैन गेट द अबव मेंशन प्रॉपर्टी म्यूटेटेड एंड ट्रांसफर इन हिज ओन नेम on the basis of sealed it in the record of land and development office, Nirman Bhavan, New Delhi, MCD, the court or other competent authority etc. in the absence of the vendor. तो इसमें ये लिखा है कि जो बायर है वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकता है लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस में जाकर के। चलिए 10वीं लाइन देखते हैं। दैट द वेंडर हैज हैंडेड ओवर द ओरिजिनल or photocopy of the previous sale date, general power of attorney agreement to sell, receipt and all other relevant paper in respect of the above mentioned property unto the vendee at the time of execution and registration of the sale deed. तो इसमें ये लिखा है कि जो ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट है इस प्रॉपर्टी के, वो जो सेलर है वो बायर को दे देगा। 11 देखते हैं। that if desired the vendee is fully empowered to get the fresh electricity, water or sewer connection in respect of the above mentioned property in his own name from the BSES Yamuna Power Limited, Delhi Jal Board, Municipal Corporation of Delhi, and also have right to transfer or mutate the electricity, water and sewer connection house takes in respect of the said property in his own name on the basis of this sale deed with his own cost and expenses from the competent authority. तो इस केस में ये कह रहा है कि बायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अपने नाम करा लेगा, वाटर कनेक्शन अपने नाम करा सकता है और सीवर कनेक्शन अपने नाम करा सकता है। चलिए अगली लाइन देखते हैं। दैट द वेंडी आर आल्सो empowered to assess the house tax or transfer the house tax in respect of the above mentioned property in his own name from the office of tax department municipal corporation of Delhi after registering the sale deed with his own cost and expenses. तो जो बायर है इस प्रॉपर्टी का वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाके इस पे जो हाउस टैक्स लगती है वो अपने नाम करा लेगा इस सील डीड के बदौलत, और वो भी अपने खर्चे पे। That all the expenses for registration and execution of this sale deed regarding the said property, e-stamp duty, e-stamp paper registration fee and other charges shall be paid and borne by the vendee. इसका कहने का मतलब कि ये प्रॉपर्टी जब खरीदी गई है तब हमने स्टैम्प ड्यूटी पे किया है, स्टैम्प पेपर का खर्चा पे किया है, रजिस्ट्रेशन फी पे किया है, और जो भी चार्जेस होगा वो सारे चार्जेस बायर बियर करेगा, मतलब उस चार्जेस को बायर भरेगा। अगली लाइन देखते हैं 14 पॉइंट। दैट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सेल डीड द वेंडी become the owner of the said property and also have right to mutate the said property in his own name from the competent authority. तो इस लाइन में ये लिखा है कि जो बायर है जब ये सेल डीड रजिस्टर हो जाएगा तो अपने नाम पे ये प्रॉपर्टी करा सकता है। तो 15 पॉइंट देखते हैं। दैट द वेंडी इज फुली सेटिस्फाइड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द सेड प्रॉपर्टी लोकेशन एंड ही शैल हैव नो राइट टू क्लेम फॉर द सेम इन फ्यूचर। तो 15 पॉइंट ये कह रहा है कि जो बायर है वो इस प्रॉपर्टी की कीमत से खुश है और लोकेशन से भी खुश है, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट होगा वो नहीं कर सकता है। तो 16 पॉइंट देखते हैं। दैट ड्यू टू एनी नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेड प्रॉपर्टी पोर्शन इज डैमेज्ड beyond any repair. In that case, the vendee will have full right to make the construction against his portion. The vendor or other portion owner will not create any hindrance or obstacle in any manner for making the construction thereover. इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई फ्लड आता है या अर्थक्वेक आता है और प्रॉपर्टी में डैमेज हो जाती है तो जो बायर है वो उसको रिपेयर कर लेगा और उसके जो ओनर है वो जिम्मेवार नहीं होगा। 17 देखते हैं। दैट द वेंडर एंड वेंडी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। जो बायर और सेलर है वो भारत के नागरिक हैं।